वेलकम बैक एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इसमें हम एंसेस हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे और जो हमने स्टार्टिंग से शुरू की थी, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ तक बौद्ध धर्म तक हम ये कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में आज फिर एक बार फिर आपके सामने लेकर के आए हम। इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में आज पढ़ेंगे हम, और ये सभी पूरा हम जो पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल रूप में पढ़ेंगे कि यहाँ हम क्वेश्चन आंसर टाइप में नहीं पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो महाजनपद काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और महाजनपद काल जो जितने भी जो महाजनपद हैं इनकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है यहाँ से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद हुए, लेकिन इनमें से एक जनपद जो मगध महाजनपद था वही पूरी तरह से सामने आया और उसका एक अलग ही टॉपिक है जिसे हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए फिर महाजनपद काल को इसे शुरू करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था और इसकी जो जानकारी है, उल्लेख जो मिलता है हमें, देखिए बुद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जो जैन साहित्य है भगवती सूत्र, इन दोनों में हमें इसका वर्णन, इनका उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो महाजनपद हैं, महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है या उनका बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय से, और जो जैन साहित्य है भगवती सूत्र, यहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, एक मैप है और इसमें सभी जो महाजनपद हैं वो दिए हुए हैं। देखिए, ये एक पूरा चार्ट है और इस चार्ट में जो महाजनपद है उनकी राजधानी और राजधानी के साथ में जो वर्तमान स्थान है, जो अब ये कहाँ पर हैं, स्थित हैं वर्तमान में, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो जैसे अंग की जो राजधानी है वो चंपा है। वो बिहार के मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो अंग महाजनपद का हिस्सा था। सेकंड देखते हैं मगध। तो मगध की जो राजधानी राजगृह है और पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो मगध महाजनपद के अंतर्गत है। और मल्लों की राजधानी कुशीनगर है, ये उत्तर प्रदेश से है। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थनगर है, ये सभी मल्ल महाजनपद के अंतर्गत थे। वज्जी, ये वैशाली, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित। कौशल, राजधानी इसकी श्रावस्ती है और वर्तमान में फरीदाबाद, गोंडा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। आगे है काशी, और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास का जो वर्तमान का क्षेत्र है वो सारा हमारा काशी महाजनपद के अंतर्गत था। चैदी की शुक्तिमती, वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ,
जो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र है। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो आधुनिक इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है। पांचाल, अहिछत्र। और इसकी दो राजधानी देखिए, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल। इनके उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, और जो दक्षिण पांचाल था उसकी राजधानी कांपिल्य थी। और जो इसका जो क्षेत्र है वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला, जो उत्तर प्रदेश के, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वो सब हमारा पांचाल महाजनपद के अंतर्गत था। मत्स्य की विराटनगर है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर। शूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती ये मालवा वाला क्षेत्र है। और अश्मक, इसको पोतना या पोटिल भी कहा गया है। और भारत के दक्षिण हिस्से में नर्मदा और गोदावरी नदियों के जो बीच का हिस्सा है, बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा अश्मक महाजनपद के अंतर्गत था। और जो कंबोज है वो हाटक या राजपुर, ये पाकिस्तान वाला जो आधुनिक जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में है। और जो गांधार है वो तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर, ये भी पाकिस्तान है। तो ये जितने भी 16 महाजनपद है, इनकी एक तो जो राजधानी है और इनके जो वर्तमान क्षेत्र हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ तक कि जो पीसीएससी या यूपीएससी में इनके मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है कि वर्तमान क्षेत्र और उसकी राजधानी, या वर्तमान क्षेत्र या उसको महाजनपद से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बार फिर से इसका देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, देखें। और वीडियो को पॉज करके जितने भी जो महाजनपद है उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। पूछ लिया जाएगा कि असमक की राजधानी कौन सी थी, तो पोतन या पोटिल। पूछ लिया जाएगा आपकी कि सुरसेन का जो महाजनपद था उसकी जो वर्तमान में जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो ये मथुरा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य, क्योंकि 16 महाजनपद में से जो एक मगध साम्राज्य वो बहुत ही शक्तिशाली था, और यही आकर के सामने आया है, और इसी के बारे में ये पढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो साम्राज्य है, जो मगध साम्राज्य है, इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक 4 महाजनपद थे, जो एक तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये चारों एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का जो संघर्ष में लगे हुए थे, लड़ाई में लड़े हुए थे। और उसी से फिर इनमें से जो मगध साम्राज्य था वो उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बाहर उभर कर आया। तो मगध साम्राज्य क्या, देखिए इसमें जो हुए हिरण्यक वंश, दूसरा आता हमारा शिशुनाग वंश, और तीसरा आता हमारा नंद वंश। तो हिरण्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 वंश हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और इनके जो संस्थापक, जैसे हिरण्यक वंश है इनके बिंबिसार है, शिशुनाग वंश के जो है शिशुनाग है, और नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्म नंद हैं। तो ये इनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिरण्यक वंश के बारे में जानकारी देखते हैं कि हिरण्यक वंश, तो देखिए हिरण्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, और 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। देखिए ये संस्थापक है, इसकी पिक्चर है। और जो राजधानी थी इनकी, जो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। और इसको बिंबिसार जो है इसको एक श्रेणिक कहा गया। श्रेणिक कहा जाता है जो सेना रखता है, तो सेना रखने वाले को श्रेणिक कहा जाता था, और बिंबिसार को यही कहा गया कि श्रेणिक है। और इसने अपना जो साम्राज्य था उसका जो विस्तार किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने अपना जो साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया। और इसमें सबसे पहले महाकौशला, जो देखिए महाकौशल देवी, सबसे पहले महाकौशल देवी जो
कौशल की राजकुमारी है और जो प्रसेनजीत हैं उनकी बहन है, ये उनसे शादी करता है। दूसरी जो शादी करता है वो लिच्छवी के राजा जो चेटक है, चेटक की बहन है चेल्लना, तो उससे भी शादी करता है। और तीसरी जो करता है वो क्षेमा है, जो पंजाब के मद्र जनपद की राजकुमारी है। तो ये महाकोशला, चेल्लना और क्षेमा, इन तीनों से शादी करता है, इन तीनों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि चेल्लना कौन थी, क्षेमा कौन थी या महाकोशला देवी कौन थी, तो कई बार इनमें कन्फ्यूज होता। तो ये सभी बिंबिसार की रानी थी और इन बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ही इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो महाकौशल देवी राजकुमारी है जो प्रसेनजीत की बहन है, और जो लिच्छवी है के जो शासक है चेटक, उसकी बहन है चेल्लना, और तीसरी है क्षेमा जो मद्र जनपद की राजकुमारी है। तो इतना आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए बुद्ध के समकालीन भी हैं ये, मतलब बुद्ध के समय के हैं, बुद्ध का अनुयायी भी है ये। जो बुद्ध हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बिंबिसार है वो बुद्ध के अनुयायी भी रहे हैं। देखिए, वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को भारी कूटनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और जिससे पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये जैसा कि आप पीछे देख ही चुके हैं, को वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। देखिए, मगध की जो असली शत्रुता थी वो अवंती से थी, और अवंती का जो नरेश था, जो चंद्र प्रघोत महासेन, उसके साथ में इसका युद्ध होता है बिंबिसार का। लेकिन होता क्या कि बाद में दोनों मित्र बन जाते हैं, और एक बार क्या होता, जो चंद्रघोत है उसको पीलिया हो जाता है, तो ये अपना जो चिकित्सक है जीवक, उसे इलाज के लिए भेजता है चंद्र प्रघोत महासेन के पास। कौन भेजता है? बिंबिसार। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अपने निजी चिकित्सक जीवक को इलाज के लिए बिंबिसार किसके पास भेजता है? तो ये चंद्र प्रघोत महासेन है के पास भेजता है, जो अवंती का राजा है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु, इनकी चेल्लना से उत्पन्न, जो चेल्लना जो महारानी थी, चेल्लना जो रानी थी, उससे उत्पन्न है अजातशत्रु। और उसकी बिंबिसार की जो हत्या करता है वो अजातशत्रु करता है। और क्यों करता है? केवल अपना सिंहासन पाने के लिए, अपनी राजगद्दी पर बैठने के लिए। और इसी वजह से जो हिरक वंश है पूरा है, इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। तो पितृहंता वंश क्यों कहा गया? जो बिंबिसार की जो हत्या करता है वो अजातशत्रु कर देता है, और अजातशत्रु की हत्या उसका बेटा उद्दीन कर देता है राजगद्दी पाने के लिए, और इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पितृहंता वंश किसे कहा गया है? तो है हिरक वंश। देखिए, अब पढ़ते हैं अजातशत्रु, जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहता है। यह अजातशत्रु है और पिता बिंबिसार की हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है। इसे कुणिक कहा गया है, यानी कि कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा गया है। और पहले ये जैन था, लेकिन बाद में बुद्ध का अनुयायी हो गया है। पहले जैन धर्म में विश्वास रखता है, जैन का अनुयायी है, लेकिन बाद में ये बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। कौशल और वैशाली को पराजित कर मगध में विलय करता है। तो इसके ये कार्य हैं। तो क्या क्या काम करता है? देखिए, जो कौशल और वैशाली है इनको पराजित कर देता है, इनके जो राजा हैं उन्हें पराजित कर देता है और उसे मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और वैशाली के युद्ध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है
कि किसने युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया है। तो ये अजातशत्रु है। इसके बारे में कई बार कई क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये कि हथियार है ये महाशिलाकंटक और रथमूसल, इनका प्रयोग किस राजा ने किया है, किसने अपने युद्धों में किया है। तो है अजातशत्रु है। इसने कब किया है? वैशाली के युद्ध में किया है। तो वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग करता है। और इसी के देखिए अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन होता है, जो राजगीर में होता है, और जो महाकश्यप होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और देखिए वही पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर देता है। इनके पुत्र जो उदयन है वो भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या कर देता है, और इसी कारण हिरण्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक का समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अजातशत्रु है, पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इसे कूलिक भी कहा गया है, और ये सबसे पहले जैन में विश्वास रखता है, लेकिन बाद में बौद्ध का अनुयायी हो जाता है। कोशर और वैशाली दोनों को हराता है, और हराने के बाद में उन्हें मगध साम्राज्य में विलय कर लेता है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें देखिए मंत्री वशकार, हाँ ये रह गया इसमें। देखिए मंत्री वशकार की सहायता से वैशाली पर विजय करता है, वैशाली पर विजय प्राप्त होती है इसे। जिस तरह से आगे हम पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। उसी तरह अजातशत्रु भी इसका एक मंत्री है वशकार, उसकी सहायता से वैशाली पर विजय करता है, और फिर वैशाली को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट, वैशाली के युद्ध में ही है महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग करता है। ये दोनों हथियार हैं एक। और नेक्स्ट है, तो पहली जो बौद्ध संगति होती है जिसके जो अध्यक्षता करते हैं वो महाकश्यप करते हैं। ये इसका आयोजन राजगीर में होता है, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में ही होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में किया गया? तो आंसर होगा इसमें अजातशत्रु। और हिरण्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या जो की जाती है उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की जाती है, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा की जाती है। तो इस कारण इसे पितृहंता वंश कहा गया है। तो इतना आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। देखिए अब पढ़ते हैं हम उदयन के बारे में। तो उदयन के बारे में जैसा कि हम जानते ही हैं, पीछे हमने देखा है, तो अपने पितृ अजातशत्रु की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में ये गद्दी पर बैठता है। और इसका जो समय है वो 460 से 444 ईसा पूर्व तक है। देखिए ये उदयन है। और उदयन क्या, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये पाटलिपुत्र की जो आधुनिक पटना है, जो पाटलिपुत्र है उसकी जो स्थापना करता है वो उदयन के द्वारा की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके लिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया? तो आंसर होगा इसमें हमारा उदयन। चलिए वही देखिए, पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट, और गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो वर्तमान में जो पटना है इसकी स्थापना करता है। यह नाम एक राजधानी के रूप में इसकी स्थापना करता है। ठीक, यह अभी और जैन धर्म का अनुयायी है ये,
ये बौद्ध का नहीं है, ये जैन धर्म का अनुयायी है। और अंतिम शासक नागदशक, देखिए अंतिम शासक नागदशक किसका, हिरण्यवंश का। तो हिरण्यवंश का जो अंतिम शासक है वो नागदशक है। तो इसके बारे में, उज्जैन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, केवल इसका 2 चीज़ हैं इसमें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, और दूसरा ये गंगा और सोन नदी के संगम पर जो आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की जाती है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो समझ गए होगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शिशुनाग वंश, अब पढ़ते हैं हम शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 394 ईसा पूर्व तक का समय है, और जो संस्थापक है शिशुनाग वंश का वो शिशुनाग है, यानी कि शिशुनाग वंश की जो स्थापना की जाती है वो शिशुनाग के द्वारा ही की जाती है। राजधानी वैशाली है, और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। तो किसने, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने जो अवंती जो महाजनपद था उसको मगध साम्राज्य में ये मिलाता है, और पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, और पाटलिपुत्र को पुनः फिर से राजधानी बना लेता है। और नागदशक को अमात्य, इनका अमात्य भी कहा गया है, नागदशक का अमात्य है ये। देखिए थोड़ी पीपीटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ आगे पीछे हो गया है, तो एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए यहीं से देखते हैं एक बार फिर। देखिए जो शिशुनाग वंश है, ठीक है, शिशुनाग वंश की जो स्थापना की जाती है वो शिशुनाग के द्वारा की जाती है, और जो शिशुनाग है उसका जो काम है, उसका जो समय है वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक है, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है। और इसकी जो राजधानी है, जो शिशुनाग वंश यानी कि जो शिशुनाग है उसकी जो राजधानी है वो वैशाली है, वैशाली इसकी राजधानी होती है। और ये नागदशक का अमात्य, ठीक है, ये नागदशक का अमात्य है, मतलब अमात्य था, मतलब जो शिशुनाग है वो नागदशक का अमात्य था, ने नागदशक को अपदस्थ करके मतलब शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मतलब इसने जो नागदशक था, नागदशक को अपदस्थ कर दिया था, और उसके बाद में ही इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इसीलिए इसे नागदशक का अमात्य कहा गया है, ठीक है। और अवंती है, अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिलाता है, जो अवंती है उसे मगध साम्राज्य में मिला लेता है, और अपनी जो राजधानी है वो मगध की जो राजधानी है वो वैशाली को बनाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे है, देखिए कालाशोक। तो कालाशोक है 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है, और ये पाटलिपुत्र को ही पुनः मगध की राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र को ही फिर से राजधानी बना लेता है। और इसी के समय में जो दूसरी जो बौद्ध शक्ति होती है, वो कालाशोक के समय में ही होती है। और ये होती है कहाँ होती है, ये वैशाली में होती है, और सब्बकामी जो होते हैं, सब्बकामी इसके अध्यक्ष होते हैं, और कालाशोक के समय में होती है, ठीक है। और जो नंदीवर्धन है, तो नंदीवर्धन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। तो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है, तो आंसर होगा हमारा शिशुनाग होगा। राजधानी वैशाली है, नागदशक का अमात्य है, क्योंकि इसने नागदशक को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठता है, इसलिए नागदशक को का इसे अमात्य कहा गया है। और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। और जो कालाशोक है, कालाशोक का जो समय है 394 से 366 ईसा पूर्व तक है, और ये पाटलिपुत्र को ही पुनः राजधानी बनाता है। इनकी उससे पहले जो शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने राजधानी वैशाली बनाई थी, और उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। लेकिन कालाशोक जो आता है, कालाशोक आकर के फिर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले जाता है, ठीक है। और जो दूसरी बौद्ध शक्ति होती है, दूसरी बौद्ध शक्ति भी कालाशोक के समय में होती है, वैशाली में होती है, और जो सबकामी होते हैं, सबकामी इसके
अध्यक्ष होते हैं। और जो नंदीवर्धन है वो हिरण्यक वंश का अंतिम शासक है। तो चलिए, तो इतना क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर अब नंदवंश पर। नंदवंश के जो संस्थापक है वो महापद्म नंद है। ठीक है, नंदवंश का जो संस्थापक है महापद्म नंद है। और इसने क्या, इन्होंने ये क्या काम करते हैं, ये जिस तरह से शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था, तो इन्होंने कलिंग को मगध में मिला लिया था। और कहा गया कि वहाँ पर ये विजय स्मारक के रूप में, जो विजय स्मारक यानी कि अपनी विजय को दिखाने के लिए विजय स्मारक के रूप में कलिंग से एक जिन की मूर्ति को उठा करके ले आए थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके महापद्म नंद के बारे में। देखिए, नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। तो महापद्म नंद 344 से 334 ईसा पूर्व जो संस्थापक हैं नंदवंश के, और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाते हैं। और कहा गया है कि जो विजय स्मारक के रूप में ये कलिंग से जिनसेन, ठीक है, जिनसेन की जो मूर्ति है उसको वहाँ से उठा करके ले आए थे। और अन्य उपाधियाँ, देखिए अन्य उपाधियाँ, कुछ इसकी उपाधियाँ भी हैं। इसमें जो उपाधि पूछी गई इसके जो मतलब उसके अन्य नाम हैं। तो देखिए अन्य नाम है इसमें, देखिए उग्रसेन, उग्रसेन कहा गया किसे, महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया, किसमें, पाली ग्रंथ में कहा गया। और जो उग्रसेन कहा गया है विशाल सेना रखने वाले को, यानी कि जिसके पास में बहुत बड़ी सेना हो, तो उसे उग्रसेन कहा गया पाली ग्रंथ में। और देखिए दूसरा एकराट, एकराट कहा गया है, पुराणों में से एकराट कहा गया है। और एक छत्रक कहा गया है, पुराणों में भी एक छत्रक कहा गया है, और इसका मतलब होता है संप्रभु शासक। तो ये नंदवंश में महापद्म नंद के बारे में है। और जो आगे पढ़ते हैं हम घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। घनानंद के बारे में क्या है, जो घनानंद है वो नंदवंश का अंतिम शासक है और सिकंदर के समकालीन है। जो सिकंदर का जो आक्रमण करता है वो इसी के समय में करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो प्रधानमंत्री है चाणक्य, उसकी सहायता से घनानंद को हराता है। और इसे हराने के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, चलिए। देखिए घनानंद है जो अंतिम शासक है। और उसके शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, अलेक्जेंडर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन उसकी विशाल सेना ने वितास्ता यानी कि झेलम नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारा कुछ हम अभी जो चंद्रगुप्त सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे आगे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सिकंदर के समकालीन है। और ग्रीक ग्रंथों में घनानंद का जो नाम है वो अग्रमीज या जेंद्रमीज मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है, इसकी सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इसमें यही इंपॉर्टेंट है घनानंद में, एक तो ये अंतिम शासक, ये पूछा जाता है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन है, तो घनानंद है। किसके समकालीन है, सिकंदर के समकालीन है। और सिकंदर जो आक्रमण करता है, यानी कि जो अलेक्जेंडर जो भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, किसके समय करता है, घनानंद के समय में ही करता है। ठीक है, और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो आज की हमारी ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे जो टॉपिक लेके आएंगे हम सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, आगे फिर मिलते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे एक तो आप शेयर करें। इसमें कहीं कुछ कमी होती है तो उसके लिए आप कमेंट करें जिससे कि उसका सुधार किया जा सके। और साथ ही लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा आगे के लिए। और इसी क्रम में हम पूरे हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। और कुछ दिनों में आपको ज्योग्राफी से भी एक वीडियो आपको मिलेगा
ज्योग्राफी भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट में पढ़ने पर हमें बहुत आसानी होती है और हमें वो कंसेप्ट ही उसके क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एग्जाम स्टडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।